बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इंजीनियर अब्दुल रहीम। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.1। तो इस प्रॉब्लम में हमने क्या करना है, ऑब्टेन द नोड वोल्टेज इन द सर्किट, यानी कि इस प्रॉब्लम में हमने क्या करना है, नोड वोल्टेज को फाइंड करना है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम बारी बारी फॉलो करते हुए क्या करेंगे, इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो वो स्टेप्स कौन से हैं उनको देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, काउंट प्रिंसिपल नोड। ये जो हमारे पास सर्किट गिवन है, इसमें हमने चेक करना है कितने प्रिंसिपल नोड हैं। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल नोड आए हैं, उसमें से हमने क्या कर देना है, एक माइनस कर देना है। एक माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमने कितनी इक्वेशंस लिखनी है। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है कि एक प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस नोड में कन्वर्ट कर देना है। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है कि एक प्रिंसिपल नोड को तो हमने रेफरेंस नोड बना दिया। बाकी जो हमारे पास प्रिंसिपल नोड रह जाएंगे, जिसको हम नॉन रेफरेंस नोड भी कहते हैं, उनको हमने कोई ना कोई नाम दे देना है। लाइक V1, V2, V3, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। VA, VB, VC भी कह सकते हैं। स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हमने क्या करना है, अप्लाई केसीएल। जिन प्रिंसिपल नोड को अभी हमने नाम दिया V1, V2, V3, उन नोड पर हमने क्या करना है, केसीएल को अप्लाई करना है। स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में हमने क्या करना है, अप्लाई करना है ओहम्स लॉ। केसीएल इक्वेशन जो हमारे पास आ जाएंगी, उन पर हमने क्या करना है, ओहम्स लॉ को अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास 6 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमने क्या करना है, इस सर्किट को सॉल्व करना है, यानी कि नोड वोल्टेज को फाइंड करना है। तो स्टेप नंबर 1 से शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, काउंट प्रिंसिपल नोड। प्रिंसिपल नोड क्या होता है, प्रिंसिपल नोड हमारे पास ऐसा नोड होता है कि जहां 3 या 3 से जाहिद एलिमेंट्स के टर्मिनल आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। अगर 3 से कम एलिमेंट्स के टर्मिनल होंगे तो वो हमारे पास प्रिंसिपल नोड नहीं होगा। तो लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, चेक करते हैं हमारे पास इस सर्किट में कितने प्रिंसिपल नोड हैं। तो अगर आप देखें, 3 एम्पेयर के करंट सोर्स का हमारे पास एक ये टर्मिनल है, 2 ओम के रजिस्टर का एक ये टर्मिनल और 6 ओम के रजिस्टर का एक ये टर्मिनल। ये 3 टर्मिनल आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो ये क्या हमारे पास एक प्रिंसिपल नोड है। तो इधर मैं एक निशान लगा देता हूँ इसकी निशानदगी के लिए। तो आगे चलते हैं, 6 ओम के रजिस्टर का एक ये टर्मिनल, 7 ओम के रजिस्टर का एक ये टर्मिनल और 12 एम्पेयर के करंट सोर्स का एक ये टर्मिनल। ये 3 टर्मिनल आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो ये भी हमारे पास क्या एक प्रिंसिपल नोड है। तो इधर भी मैं एक दायरा लगा देता हूँ इसकी निशानी के लिए। तो बॉटम पे चलते हैं। बॉटम पे अगर आप देखें, 3 एम्पेयर के करंट सोर्स का एक ये टर्मिनल, 2 ओम के रजिस्टर का एक ये टर्मिनल, 7 ओम के रजिस्टर का एक ये टर्मिनल और 12 एम्पेयर के करंट सोर्स का एक ये टर्मिनल। ये 4 टर्मिनल आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो ये भी क्या एक प्रिंसिपल नोड है। तो इधर भी मैं एक दायरा लगा देता हूँ इसकी निशानी के लिए। तो इस सर्किट में हमारे पास कितने प्रिंसिपल नोड हैं, इस सर्किट में हमारे पास 3 प्रिंसिपल नोड हैं। तो इधर मैं लिख लेता हूँ कितने प्रिंसिपल नोड है, 3। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है कि जितने भी प्रिंसिपल नोड आए उसमें से हमने क्या कर देना है, एक माइनस कर देना है। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये 2 से क्या मुराद है, 2 से मुराद है कि इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमने 2 इक्वेशंस लिखनी है। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है कि एक प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस नोड में कन्वर्ट कर देना है। रेफरेंस नोड में कन्वर्ट करने से मुराद ये है कि उस नोड के साथ हमने क्या करना है, ग्राउंड लगा देना है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0 वोल्ट। तो अब हमारे पास ये 3 प्रिंसिपल नोड हैं, इसमें से हमने किसको रेफरेंस नोड बनाना है। आपने हमेशा याद रखना है, उस प्रिंसिपल नोड को आपने रेफरेंस नोड बनाना है कि जिधर ज़्यादा एलिमेंट्स के टर्मिनल आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे हों। जैसे ये जो हमारे पास नोड है, इधर ज़्यादा एलिमेंट्स के टर्मिनल आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं,
तो इस नोड को हम क्या करेंगे, रेफरेंस नोड बना देंगे, यानी कि इसके साथ ग्राउंड लगा देंगे, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है 0 वोल्ट। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है, जो बाकी हमारे पास प्रिंसिपल नोड रह जाएंगे, जिनको हम नॉन रेफरेंस नोड भी कहते हैं, उनको कोई ना कोई नाम दे देना है। बाकी हमारे पास ये 2 नॉन रेफरेंस नोड रह गए हैं, इनको हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं, लाइक इसे मैं कह देता हूँ V1 और इसको मैं कह देता हूँ V2। स्टेप नंबर 5 में हमने क्या करना है, अप्लाई KCL। ये जो हमारे पास 2 नॉन रेफरेंस नोड है, जिनको अभी हमने नाम दिया V1 और V2 का, इस पर हमने क्या करना है, KCL को अप्लाई करना है। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि किसी भी नोड में एंटर होने वाली करंट का सम बराबर है उस नोड से लीव होने वाली करंट के सम के। तो अब हमने चेक करना है इस नोड में और इस नोड में कितनी करंट एंटर हो रही है और कितनी करंट लीव कर रही है। तो उसी हिसाब से हम KCL इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं V1 नोड को। V1 नोड में अगर आप देखें तो हमें सिर्फ यही पता चल रहा है कि 3 एम्पीयर की करंट इस नोड में एंटर हो रही है, बाकी हमें कोई करंट का पता नहीं चल रहा। तो हम क्या करेंगे, खुद से अज्यूम कर लेंगे कि करंट एंटर हो रही है या लीव कर रही है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, नोड से करंट को लीव अज्यूम कर लेते हैं, यानी हमें 2 ओम के रजिस्टर का और 6 ओम के रजिस्टर की करंट का नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, खुद से अज्यूम कर लेंगे कि नोड से करंट लीव कर रही है और इसमें भी क्या कर रही है, लीव कर रही है नोड से करंट। लीव का कैसे पता चलता है, ये जो हमने तीर का निशान बनाया है, इसकी टेल अगर नोड की तरफ हो तो इसका मतलब ये करंट नोड से लीव कर रही है। तो 3 एम्पीयर की करंट का तो हमें पता है वो V1 में एंटर हो रही है, तो ये 3 एम्पीयर की करंट आ गई। इधर हम लिख लेते हैं 3 एम्पीयर, इनको भी कोई ना कोई नाम दे देते हैं, इसे मैं कह देता हूँ I1 और इसको मैं कह देता हूँ I2। तो अब इस नोड की इक्वेशन लिख लेते हैं। इस नोड में कितनी करंट एंटर हो रही है, एक करंट एंटर हो रही है, तो KCL के मुताबिक किसी भी नोड में एंटर होने वाली करंट का सम, कौन सी करंट एंटर हो रही है, 3 एम्पीयर, तो ये आगे 3 बराबर है उस नोड से लीव होने वाली करंट के सम के। इस नोड से कितनी करंट लीव कर रही है, 2 करंट लीव कर रही है, कौन कौन सी, I1 और I2। तो इनको हम सम कर लेंगे, I1 प्लस I2। तो ये हमारे पास नोड 1 की इक्वेशन आ गई, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। तो अब चलते हैं नोड 2 की तरफ, यानी V2 की तरफ। तो इस नोड में अगर आप देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि 12 एम्पीयर की करंट इस नोड से लीव कर रही है। ये 12 एम्पीयर की करंट इस नोड से लीव कर रही है। और अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, एक करंट I2 जो कि हमने अज्यूम किया है वो V1 से लीव कर रही है। V1 से लीव करने के बाद वो कहाँ जा रही है, 6 ओम के रजिस्टर में। 6 ओम के रजिस्टर में से गुजरने के बाद वो किधर जा रही है, वो V2 में एंटर हो रही है। तो ये करंट का भी हमें पता है कि I2 इसमें क्या कर रही है, एंटर हो रही है। और 12 एम्पीयर की करंट का भी हमें पता है वो लीव कर रही है। 7 ओम के रजिस्टर की करंट का हमें नहीं पता, तो वो हम क्या करेंगे, खुद से अज्यूम कर लेंगे कि वो नोड से लीव कर रही है, उसको कोई ना कोई हम नाम भी दे देते हैं, उसको मैं कह देता हूँ I3। तो अब करंट्स का मुझे पता चल गया, अब इस पर KCL अप्लाई कर देते हैं। KCL के मुताबिक किसी भी नोड में एंटर होने वाली करंट का सम, तो इसमें सिर्फ एक ही करंट एंटर हो रही है, वो कौन सी है, I2। तो इधर मैं लिख लेता हूँ I2 बराबर है उस नोड से लीव होने वाली करंट के सम के। तो 2 करंट इसमें लीव करनी है, कौन कौन सी, I3 और 12 एम्पीयर की। तो इनको मैं सम कर लेता हूँ, I3 प्लस 12। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 2। तो स्टेप नंबर 6 में हमने क्या करना है, अप्लाई ओम्स लॉ। जो हमने KCL इक्वेशन लिखी है, इस पर अब हमने क्या करना है, ओम्स लॉ को अप्लाई करना है। ओम्स लॉ के मुताबिक I इज इक्वल टू V/R। इस फॉर्मूले को हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में पुट करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 में इस फॉर्मूले को पुट करते हैं। तो 3 तो हमारे पास एज इट इज आ गया। 3 इज इक्वल टू I1 की जगह अब हमने क्या करना है, V/R लगाना है। I1 हमारे पास किस रजिस्टर में से गुजरा है, 2 ओम के रजिस्टर में से गुजरा है। तो R तो हमें पता चल गया, वो क्या है, 2। अब V की जगह क्या आएगा, V की जगह हमने लिखना है 2 ओम रजिस्टर के वोल्टेज। तो इसके वोल्टेज हमें नहीं पता है, इसके वोल्टेज पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू V हाई माइनस V लो। कोई भी हमारे पास जो रजिस्टर होती है या कोई भी हमारे पास जो लोड होता है, उसके दोनों टर्मिनल पे हमेशा 2 वोल्टेज होते हैं। एक हाई वोल्टेज होते हैं और एक लो वोल्टेज होते हैं। हाई वोल्टेज में से अगर हम लो वोल्टेज को माइनस कर दें, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो उस लोड के या उस रजिस्टर के वोल्टेज होते हैं। तो अब हमने ये देखना है 2 ओम के दोनों टर्मिनल पे कौन कौन से वोल्टेज हैं। एक टर्मिनल पर अगर आप देखें तो वोल्टेज है V1, जिसको हमने फाइंड करना है। और अगर आप दूसरे टर्मिनल पे देखें तो दूसरे टर्मिनल पे हमारे पास लगा हुआ है ग्राउंड, जिसके वोल्टेज क्या होते हैं, 0 वोल्ट।
तो दोनों टर्मिनल का हमें पता चल गया, एक V1 और एक 0 वोल्ट। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि हाई वोल्टेज कौन से हैं और लो वोल्टेज कौन से हैं? ये पता लगाने के लिए हम देखेंगे करंट की डायरेक्शन को जो हमने अज्यूम किया है। ये जो करंट हमने अज्यूम की थी I1 जो कि 2 ओम के रजिस्टर में से गुजर रही है, आपने देखना उसकी टेल को। करंट की टेल जिस वोल्टेज की तरफ होगी वो वोल्टेज क्या होंगे? हाई होंगे। I1 की टेल किस तरफ को है? V1 की तरफ है, तो हाई वोल्टेज कौन सा है? V1। तो हाई वोल्टेज की जगह आ गया V1 माइनस फॉर्मूले का आ गया। तो लो वोल्टेज कौन से होंगे? दूसरे टर्मिनल वाले वोल्टेज वो कौन से? 0 वोल्ट। तो ये आ गया 0 प्लस I2 की जगह भी ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। I2 किस रजिस्टर में से गुजरा? 6 ओम के रजिस्टर में से, तो R की जगह तो हमारे पास आ गया 6। तो इसके वोल्टेज का कैसे पता चलेगा? वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, V हाई माइनस V लो। 6 ओम के दोनों टर्मिनल पे कौन कौन से वोल्टेज हैं? एक टर्मिनल पे वोल्टेज है V1 और दूसरे टर्मिनल पे वोल्टेज है V2। हाई और लो का कैसे पता चलेगा? हम I2 की करंट की डायरेक्शन को देखेंगे। I2 करंट की टेल किस तरफ को है? V1 की तरफ है, तो हाई वोल्टेज कौन से होंगे? V1। हाई वोल्टेज V1 माइनस लो वोल्टेज कौन से होंगे? दूसरे टर्मिनल वाले वो कौन से हैं? V2। तो ये हमने इक्वेशन 1 पर ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1 का पार्ट ए। तो अब मैंने क्या करना है? इक्वेशन 2 पर भी ओम्स लॉ को अप्लाई करना है। इक्वेशन 2 में सबसे पहले मेरे पास आता है I2। I2 पे मैं ओम्स लॉ अप्लाई कर चुका हूँ, जो कि क्या है? V1 माइनस V2 ओवर 6। तो मैं इसकी वैल्यू एज इट इज लिख देता हूँ। वो क्या है? V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 6 बराबर है I3 पे मैंने ओम्स लॉ अप्लाई करना। I3 किस रजिस्टर में से गुजरा? 7 ओम के रजिस्टर में। तो R मेरे पास क्या आ गया? 7 ओम के वोल्टेज चेक करेंगे। 7 ओम रजिस्टर के एक टर्मिनल पे वोल्टेज है V2 और दूसरे टर्मिनल पे वोल्टेज है 0। हाई वोल्टेज कौन से होंगे? I3 की टेल को देखेंगे। I3 की टेल किस तरफ को है? V2 की तरफ। तो हाई वोल्टेज कौन से होंगे? V2 माइनस फॉर्मूले का, और लो वोल्टेज कौन से होंगे? 0 प्लस 12 एज इट इज आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 2 का पार्ट ए। तो ये दो इक्वेशन मेरे पास आ गई हैं। जैसा कि स्टेप नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन हमें चाहिए? 2। तो ये 2 हमारे पास इक्वेशन आ गई हैं। तो अब हम इसको सिंपल मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास V1 और V2 की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है? डिनोमिनेटर की वैल्यू को खत्म करना है। डिनोमिनेटर की वैल्यू को खत्म करने के लिए हमें एक ऐसी वैल्यू से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर की वैल्यू खत्म हो जाए। तो वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है 6। अगर मैं इस इक्वेशन 1a को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा? मेरे पास सारी डिनोमिनेटर की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो इधर मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन 1a मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय V1 माइनस 0 V1 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 6। इसको सॉल्व करते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 ये मेरे पास आ गया 18 इज इक्वल टू 2 3 द 6। तो ये 3V1 आ गया प्लस 6 से कैंसिल हो गया, V1 माइनस V2 आ गया। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1 का पार्ट बी। तो इसी तरह इक्वेशन 2 को भी मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, यानी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊंगा कि जिससे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो वो वैल्यू कौन सी है? वो वैल्यू है 42। इक्वेशन 2a मल्टीप्लाई बाय 42 ऑन बोथ साइड। तो इसको मैं 42 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 42 V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई बाय V2 माइनस 0, ये V2 ही आ जाएगा मेरे पास, डिवाइडेड बाय 7 प्लस 42 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इसको मैं इधर करके लिख लेता हूँ। 6 7 द 42, तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 7V1 माइनस 7V2 इज इक्वल टू 7 6 द 42, तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 6V2 प्लस 42 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास आता है 504। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 2 का पार्ट बी। तो एक इक्वेशन आ गई मेरे पास ए और दूसरी इक्वेशन आ गई मेरे पास ए। इन दोनों को अब मैंने क्या करना है? मैथमेटिकली सॉल्व करना है और मैंने V1 और V2 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो नेक्स्ट पेज पे इन दोनों इक्वेशन को लिख के इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने ये दोनों इक्वेशन लिख लिया, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं हमने दोनों इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद V2 हमारे पास क्या निकला, V2 हमारे पास निकला -42 वोल्ट, और V1 हमारे पास क्या निकला, V1 हमारे पास निकला -6 वोल्ट। तो ये दोनों हमारे पास आंसर है जो कि हमने इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में फाइंड करने थे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।